तनाव बन गया, युद्ध की ऐसी स्थिति बन गई है, उससे कुछ हो या न हो लेकिन हम आपके जीवन में असर पड़ना शुरू हो गया। महंगाई का असर हम लोग अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। रितेश जी से मैं समझना चाहता हूँ, रितेश जी, तीनों प्रकार की कमोडिटी, ऑयल, मेटल, क्रूड और एग्रो कमोडिटी सब बढ़ी हुई हैं और ये ग्लोबल थ्रेट क्रिएट कर रही हैं। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन ये सब जो चल रहा है इस तनाव का, कितना कंट्रीब्यूशन अब तो रियल डिमांड और चीन की इकॉनमी रिवाइव हो रही है, इन सब के जो लोग रिपोर्ट्स आती हैं, कैसे एनालाइज करते हैं आप लोग? मैं तो ये मानता हूँ कि तनाव का तो अभी तक इसमें कोई जियो पॉलिटिकल प्रीमियम कुछ ज्यादा है ही नहीं। हम्म। एक्चुअली हम्म। तीनों चीजें अलग अलग बताता हूँ। ऑयल जैसे है, हम्म। यूएस इकोनॉमी की जो ग्रोथ आ रही है वो हर एक की एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रही है। हम्म। जनवरी में लोग बोल रहे थे 7 रेट कट होंगे, अब बात होती है कि शायद 2 भी ना हो। ऐसा क्यों है, 7 से आप 2 पे क्यों पहुंच गए? हम्म। क्योंकि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी आ रही है वो ऊपर एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रही है, मतलब ज्यादा अच्छी आ रही है जितनी हम लोग मान के चले थे। दूसरी बात चाइना की, चाइना ने काफी बड़ा मॉनेटरी स्टिमुलस दिया। और चाइना ने एक अच्छी चीज करी जो लोग मान के चल रहे थे, लोग उनकी सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं। बट 4-5 साल पहले प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए उनके रियल एस्टेट सेक्टर से। तो उनको लेट से नाउ कार मैन्युफैक्चरिंग, आपने कभी सोचा था 5 साल पहले दे बी बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार इन द वर्ल्ड? लेकिन आज दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार इन द वर्ल्ड। और उनकी ग्रोथ भी इस साल 4 से 5% हो सकती है। इंडिया कंटिन्यूज टू डू बी वेरी वेल, टू डू वेरी वेल। सिर्फ यूरोप है, यूरोप में थोड़ी सी, जैसे आप बोल सकते हैं कि हल्की सी मंदी आने की उम्मीद है। तो ऑयल डिमांड तो नीचे जा ही नहीं रही है। एक्चुअली सब मान के चले थे, आईईए ने की भी रिपोर्ट थी जो उसने चेंज करी है। अभी नाउ ऑयल डिमांड इज गोइंग अप, और सप्लाई कहां से आएगी? आपने 2 साल पहले जो सप्लाई दी वो तो आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से दी, यूएस की, जो नीचे रखने की कोशिश करी। अब आप उसे वापस खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑयल सप्लाई डिमांड बैलेंस हो चुकी है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी आएगी तो ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी गुड फॉर ऑयल डिमांड, and that means oil prices will remain sustained at these levels. हाँ, ये हो सकता है कि कल की डेट में ईरान और इजराइल शांत हो जाए और यूएस को ऑयल प्राइसेस नीचे लाना हो तो वो कुछ अपनी तरीके से कर सकते हैं। बट ये परफेक्ट बैलेंस है सप्लाई और डिमांड का। ओके, मैं नहीं मानता कि ज्यादा नीचे जा सकता है या ज्यादा ऊपर जा सकता है विदाउट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम, बट करंट प्राइस। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। हम्म। अब दुनिया में 3 बिलियन लोग अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं। ऑन द वन हैंड यूएस वांट्स टू इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ। आपने खुद देखे होंगे बहुत सारे चार्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से लेकर यूएस चिप्स एक्ट, यूएस आईआरए एक्ट। फैक्ट्रीज आर कमिंग टू मेक्सिको एंड यूएस बिकॉज यूएस को इंडस्ट्रियलाइज करना है। यूएस को पता चल रहा है कि हो सकता है 4-5 साल में उसका डॉलर की वो वैल्यू ना रहे। और यूएस ने जो अपने जॉब्स पूरे चाइना को दे दिए थे, वो अभी उसे चाहिए कि मुझे वो जॉब्स वापस चाहिए और मुझे अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज करना है। तो यूएस मैक्सिको एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, इंडिया एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज होने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप उसे पीएलआई स्कीम बोले या बोले चाइना प्लस वन बोले, बट आपको खुद देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इज पिकिंग अप। ऑन द अदर हैंड हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, टर्की से लेकर वो एक ओबोर रोड पे, टर्की से लेकर मलेशिया तक, इंडोनेशिया में मैसिव डेवलपमेंट बूम हो रहा है। ये डेवलपमेंट बूम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट बूम में, हर एक डेवलपमेंट बूम में यू रिक्वायर रिसोर्सेज, यू रिक्वायर मेटल्स। यू आर फाइंडिंग कि दुनिया में नया पैसा तो जा नहीं रहा है मेटल्स एंड माइनिंग के, बट डिमांड बढ़ती है। So on one hand, oil continues to do be very well. On the other hand, metals demand is going up because countries along one belt, one road want to industrialize. Okay, and चाइना प्लस वन की वजह से या फिर रीशोरिंग, फ्रेंड शोरिंग की वजह से वही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आर क्रिएटेड अगेन इन डिफरेंट कंट्रीज। तीसरी चीज जो आती है एग्री कमोडिटीज की, आपने खुद देखा है कि वेदर कितना अनइवन हो गया है। ओके, इनफैक्ट एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी कि स्प्रिंग का तो भी नाम ही नहीं है। अभी हम लोग सीधा विंटर से समर में पहुंच जाते हैं, 3 महीने का वो स्प्रिंग कहाँ गया? ओके, तो अगर वेदर अनइवन हो गया है रितेश जी, तो विंटर भी नहीं बचा है, विंटर अब 40 दिन का होता है सिर्फ। हाँ, तो उसकी वजह से, तो वेदर पैटर्न चेंज की वजह से आपको ये वो कमोडिटीज हैं, बिकॉज यू कैन नॉट स्टोर देम फॉर इयर्स, दे आर पेरिशेबल कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज में। और उसमें भी आपको और मुझे दिख रहा है, तो कंट्रीज को भी दिख रहा है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनानी पड़ेंगी एग्री कमोडिटीज की। तो तीसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, वो एग्री इज अ फंक्शन ऑफ मोर ऑफ क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड,
मेटल्स इज अ फंक्शन ऑफ हम सबको डेवलपमेंट करनी है, हम सबको भी रिच होना है अलोंग दिस एशिया बेल्ट, टर्की से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, सबको हमें अभी इंडस्ट्रियलाइज होना है। ऑन द अदर हैंड यूएस एंड मेक्सिको। और तीसरा, अगर ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रांग है आउटसाइड ऑफ यूरोप, तो ऑयल डिमांड नीचे क्यों जाएगी? ऑयल डिमांड तो ऊपर रहेगी। लेकिन मैं एक बात और मानता हूं कि ये ओपेक बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऑयल प्राइसेस इतना ऊपर चला जाए कि ग्लोबल ग्रोथ कोलैप्स हो जाए। ओके, देयर इज अ स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं ना, जिसमें कंज्यूमर भी खुश है, जिसमें प्रोड्यूसर भी खुश है। क्या है स्वीट स्पॉट? हाँ, कितना डॉलर का स्वीट स्पॉट बनेगा कहाँ ये पे? है 80 से 90 का जो लेवल है, क्योंकि 70 के नीचे यूएस शेल खत्म हो जाएगी उनका, तो उनको 70-70 डॉलर चाहिए। तो आपने देखा होगा यूएस इज हैप्पी, मतलब 70-80 पे वो हैप्पी है। 90 के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑयल डिमांड अपने आप नीचे आनी चालू हो जाती है ग्लोबली। तो ये जो स्वीट स्पॉट है ना, ये हर एक के लिए ठीक है। इंडिया के 80 to 90। डेफिसिट के लिए भी ठीक है, रशिया के एक्सपोर्ट के लिए भी ठीक है, या फिर साउदी अरेबिया के एक्सपोर्ट के लिए भी ठीक है। तो ये तीन चीजें इस तरीके से आ रही हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन बिलाई हो रही है, और ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैं मान के चल रहा हूं कि मेटल्स प्राइसेस विल स्ट्रेंथन फ्रॉम हियर, चाहे वो बिकॉज वी वांट टू हैव अ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी जी रितेश जी, बिकॉज एनर्जी ट्रांजिशन, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एक बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा आपके समर्थन में है सर। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्लोबल ग्रोथ का आंकड़ा ताज़ा एकदम दिया है, वो 0.1% बढ़ा के 3.2% कर दिया है कैलेंडर ईयर 24 के लिए। उसका कहना है कि ये 23 की तरह 24 बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। शिवकांत जी, पैसा तो आ गया है, तो युद्ध करने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ। देखिए, दो चीजें मैं समझनी थी, एक तो मैं समझ रहा हूँ, दूसरी बताइए आप। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने मिल के ईरान को मनाने की कोशिश की कि एक छोटे हमले के लिए आप हाँ कर दें, और ईरान अड़ गया है। वो कह रहा है नहीं, अगला हमला हम नहीं झेल सकते, अगर आप हमला करेंगे तो जो है हम जवाब देंगे। तो इस मामले पे अभी बात अटकी हुई है, तो हमला होगा। अब वो फैनफेयर के साथ होगा या गुपचुप हमला होगा, घात लगा के हमला होगा, वो अलग बात। और जहां तक रही इकोनॉमी की बात, तो सप्लाई और डिमांड वाली बात रितेश जी की बिल्कुल सही है, लेकिन बाजार जो है वो एक तीसरी फोर्स पे भी निर्भर करता है, वो है सेंटिमेंट। और अगर इस तरह का तनाव रहा, और खासकर आपके सप्लाई बेल्ट में तनाव रहा, और लड़ाई जो है ये न हो और होने की संभावना बनी रहे, तो वही काफी है तनाव के लिए। तो उससे सेंटिमेंट बिगड़ता है और कीमतें उछलती हैं, और सरदर्द खड़ा हो जाता है फेड के लिए और सारे सेंट्रल बैंक्स के लिए कि वो काटें तो कब काटें, और नहीं काटेंगे तो अब सर्दी थोड़े दिनों में आ जाएगी। उसके बाद यूरोप में हाहाकार मच जाएगा कि हाय, हमारी एनर्जी के प्राइस तो जो है नीचे आने वाले थे वो तो फिर ऊपर चले गए। तो ये सारी समस्याएं तो हैं, देश के सामने भी हैं और पूरी जी, दुनिया के सामने। एक बात जो अभी रितेश जी ने कही थी, मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। बिल्कुल समय भी खत्म हो रहा है मेरा। दुनिया के जितने भी युद्ध है ना, वो दरअसल रिसोर्सेज पे कब्जे के लिए होते हैं। असली लड़ाई तो इकोनॉमिक फ्रंट पे होती है, उसको मैनिफेस्ट करते हैं हम ईगो के लिए, कब्जे के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए। दरअसल रिसोर्सेज के कब्जे की ही सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसकी वजह से हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों को देखते हैं, और फाइनली फिर वो एस्केलेशन होता है प्राइस में, महंगाई में, किसी की इकॉनमी तोड़ी। अभी अमेरिका और ब्रिटेन मिलके क्या कर रहे हैं? रसिया की इकॉनमी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलएमई पे उनका एल्यूमिनियम और निकल का डिलीवरी बंद करा दी। तोड़ रहे हैं आप उसकी इकॉनमी को, तो कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगी ये प्राइस एस्केलेशन में? ये करेगी। हाँ या ना में जवाब तनेजा जी, सारी लड़ाई तो आर्थिक है। नहीं, कोई देखिए आर्थिक है, लेकिन अभी ये जो आपको देखने को नजर है इसका ये है कि अभी तक अमेरिका की चौधराहट 1991 से और यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसका दादा अमेरिका था, वो खत्म हो गया। नया दुनिया जिसके तमाम सारे दादा होंगे, उनमें भारत भी होगा, तमाम चौधरी होंगे, वो भी 30 साल दूर है। तो 30 साल तक जो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में, दुनिया के तमाम हिस्सों में ये होता नजर आएगा 30 साल तक।
जब तक कि नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनता, जो कम से कम 30 साल लगेंगे, तो 30 साल तक इसी तरह के भूकंप, इसी तरह के साइक्लोन, जियोपॉलिटिकल साइक्लोन, जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स पूरी दुनिया में आपको नजर आएंगे, और उसमें अर्थव्यवस्था भी पिसेंगी, कुछ को फायदा कुछ को नुकसान। लेकिन एजेंडा इस समय सबका यह है, दुनिया के 10 देश है जो चौधरी बनना चाहते हैं, असली मुद्दा वो है। तो ये जो चीन, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और इधर फिर ये अमेरिका, यूरोप, ये वाला नया ऑर्डर आप बात करें जो अभी शेप लेने की कोशिश कर रहा है, इंडोनेशिया भी। यस, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे मार्केट के लोग और इकोनॉमी के लोग ये बहुत चिंता करते हैं कि दरअसल ये जो चला अभी इसमें क्या होने वाला है। तो दोनों चीज़ें थी, हमें समझना था कि एक जियोपॉलिटिकल क्या इश्यूज़ है और कमोडिटी क्राइसिस जो एकदम से भागे उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन। अब रितेश जी ने आश्वस्त किया है कि अभी वो वाला प्ले तो आया ही नहीं है, अब वो आएगा तो पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ